भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में, अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का चयन बहुत कुछ कहता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है। कहां बैठक हुई, किन लोगों की बैठक हुई जिसमें नितिन नवीन के नाम पे मुहर लगी, और पूरे भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, किसी को भी कुछ कानो कान भनक नहीं लगी कि नितिन नवीन को बनाया जा रहा है। यही नहीं, ये जो नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो संघ और भाजपा के रिश्तों की एक नई कहानी कह रहा है। वो कहानी क्या है? भाजपा के भीतर जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो कैसे बदल गया है, उसमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इन तमाम चीजों की आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में। लेकिन हां, उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो का। और इसके साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आम जनता की राय सामने आ सके कि सचमुच में क्या सही है, किसके पास क्या जानकारी है और क्या क्या चीजें भाजपा में बदल गई हैं नितिन नवीन के आने से। तो सबसे पहले ये कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था वो लगभग 1 साल से टल रहा है। मेरी दिसंबर में बहुत शीर्ष नेता से बात हुई थी तो तमाम बात यही आ रही थी कि फरवरी तक हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फिर तमाम चीजें होती रही। बाद में एक बहुत ज्यादा आया कि जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे बड़ी वजह है और उसी वजह में छुपा है नितिन नवीन का आना। और इसके पीछे जो कारण है वो है 2024 का चुनाव, कि जिस चुनाव में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई, 297 पूरा एनडीए, और कांग्रेस के लोग जो हैं वो राहुल गांधी की बड़ी जीत के रूप में सामने पेश करने लगे और प्रधानमंत्री को 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में जयराम रमेश और तमाम लोग बोलने लगे। उसके बाद लगा कि सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी को समझौता करना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। लोग कहने लगे कि संघ जो है वो भी अपने आप को असर्ट कर रहा है कि कौन भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में हुआ ये कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है पहले जो अमित शाह और मोदी की जो पूरी कार्यप्रणाली है कि पहले अपने आप को प्रूव करो और उसके बाद चीजों को सामने लाओ। तो 1 साल 1.5 साल का जो समय लिया उन्होंने वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम ही हैं जो भाजपा को जा सकते हैं, हम ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो ध्वजा है, जो संघ का जो पूरा गोल है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसका विचारधारा है, मेनली उसका रीढ़ है, उसको आगे बढ़ाने वाले भी हम ही हैं। उसमें कहीं से भी संघ से हम दूर नहीं हैं। ये तमाम चीजें साबित करने में आपको हरियाणा का इलेक्शन पहले आया कि जो कहा जाता कि भाजपा हार रही है, 2024 में बहुत बुरी स्थिति रही थी, 5 सीटें जीते थे 10 में से। वही स्थिति महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक जीत हो गई। दिल्ली मान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को हटाना लगभग नामुमकिन है, वो भी कर दिखाया। और उसके बाद लगा कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गई है। जो 2024 में संघ से जो एक दूरी आई थी, नड्डा, जो जेपी नड्डा का जो बयान था कि हमें अब संघ की उतनी जरूरत नहीं है, वैसे मतलब जरूरत है या नहीं है वो उसका तो पता चल गया इलेक्शन में ही, रिजल्ट में ही 240 में सिमट गए। उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से भी कोशिश हुई। इस साल मार्च में वो नागपुर भी पहुंचे, आरएसएस मुख्यालय में पहुंचे, कई जगहों पे उन्होंने लाल किले से स्वयंसेवकों की प्रशंसा की, आरएसएस की तारीफ की। ये तमाम चीजें चलती रही और ये दिखाता रहा कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो संबंध खराब है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और अंत में जो 25 अगस्त को विज्ञान भवन में जो मोहन भागवत जी ने कह दिया और उन्होंने कहा कि भाई मेरा कोई दखल नहीं है, इन्हें जिसे भाजपा का अध्यक्ष चुनना है वो चुन लें, हमें अगर चुनना होता तो हम कब का चुन लेते। यानी कि एक तरह से उन्होंने संकेत दिया कि जो कुछ भी करना है इन्हीं को करना है, हाँ हम सलाह मशविरा दे सकते हैं। लेकिन तो सार्वजनिक बयान है। अंदर से अभी 2 दिन पहले शनिवार को
मेरे पास भोपाल से फ़ोन आया था और काफ़ी लंबी बातचीत हुई। एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एक पत्रकार भी थे, उनका भी फ़ोन आया था और उनका कहना था कि भाई शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मेरी उनसे बहस हो रही थी कि नहीं, हम मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ज़्यादा उपयुक्त हैं, इस मामले में करीबी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया जी जोशी जो हैं वो चाहते हैं और पूरी पैडिंग कर रहे हैं कि वो बन जाएं शिवराज सिंह चौहान, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खैर, मतलब जिस दिन वो उनका फोन आया था और मैं जो कह रहा हूं मीटिंग की बात जहां ये तय हुई, इसके बाद बताऊंगा कि डायनेमिक्स कैसे चेंज हुआ, अब क्या मतलब है संबंधों का। जिस दिन ये सैटरडे को हमारी बातचीत हो रही थी, उसी दिन अंडमान में मोहन भागवत और अमित शाह एक साथ थे। दोनों एक साथ थे। शनिवार को और रविवार को घोषणा होती, आप समझ सकते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ। और वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। उनकी एक कविता है, उसके 115 साल हुए हैं, उसको बनाया था। और वहां सेलुलर जेल में जिस ढंग से वीर सावरकर को रखा गया था, उनको 2-2 बार मौत की सजा दी गई थी, वो तमाम चीजें, वो सब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ के चीजें हैं। तो ये कहा जा रहा था कि अंतिम मुहर नितिन नवीन पर वो वहीं बैठक में लगी। मोहन भागवत जी के साथ जो मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में कहा गया, उन्होंने, अमित शाह ने बनाया कि हम इनको बना रहे हैं, इसी कारण से बना रहे हैं। और उन्होंने ओके कर दिया, तो बाकी जो संघ में नीचे जो भी हैं, जिनकी जो राय हो, उस राय का कोई मतलब नहीं बनता। इसके पहले शुरू हो गया था अभी तत्काल में 22 नवंबर से, जिसे नड्डा जी, बीएल संतोष और अमित शाह तीनों बैठे थे। बहुत लंबी देर तक बातचीत हुई थी और हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की चीजें शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में अफ्रीका गए, वहां से जब लौटे, फिर नड्डा जी, अमित शाह, बीएल संतोष और प्रधानमंत्री की बैठक लंबी हुई। तो ये लगा कि 2-3 तारीख तक प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आ जाएगा। फिर इंडिगो संकट हो गया, तो 4-5 दिन का गैप हो गया, उसे 5-7 दिन गैप हुआ। लेकिन ये जो बैठकें हो रही थी, इस बैठकों में, मैं इसलिए बता रहा हूं इसमें कि इस बैठकों में किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष में किसी भी नाम की चर्चा नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना था, वो अमित शाह और मोदी तय कर चुके थे। उस पर मुहर लगवानी थी और शीर्ष स्तर पर मुहर लगवानी थी, क्योंकि कहीं से फिर कोई सवाल ना उठ सके। और ये जो अमित शाह और जिम्मेवारी संभाली और अंडमान का कार्यक्रम बनाया गया, उसमें साथ में हुए और वहां उनको जानकारी दी गई और शनिवार को और रविवार को यह घोषणा कर दी गई। इस घोषणा से जो बीजेपी का इंटरनल डायनेमिक्स कैसे चेंज हुआ है, वो किस तरफ जा रहा है। युवा तो हैं ही, वो तो सब कह रहे हैं कि भाई अब युवाओं की भर्ती होगी, युवाओं पे भरोसा कर रहा है, जनरेशनल शिफ्ट है। वो जनरेशनल शिफ्ट तो है ही और बीजेपी में होता भी है। ये बीजेपी के बदलते इंटरनल डायनेमिक्स जो है वो उसको भी दिखा रहा है कि डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गया है। जो नितिन नवीन है, प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है, लेकिन मैं भी जानता हूं, बाकी सब जानते हैं कि वो मुख्य रूप से अमित शाह के करीबी हैं। अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं, करीबी नहीं बहुत ही करीबी हैं। और अमित शाह ने उनको चुना है, युवा को चुना है 45 साल के। वो इसीलिए चुना है क्योंकि प्रवास की जो परंपरा शुरू की थी, मतलब पहले चलती थी, दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत कहते थे, उनका कहा था कि वो करीब 6-7 महीना उनका जीवन जो है, साल का 6-7 महीना ट्रेन पे गुजरता था। प्रवास की बहुत लंबी थी। आडवाणी जी भी करते थे प्रवास, अटल जी का भी प्रवास का था, उतना ही था जितना आडवाणी जी का था। मुरली मनोहर जोशी बहुत प्रवास करते थे। बाद में सरकारें आने के बाद थोड़ा सा ये सिलसिला कम हुआ, अमित शाह ने शुरू किया। आप जो अनिर्बान गांगुली की जो किताब है, अमित शाह द मार्चिंग अहेड बीजेपी, तो वो किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें कैसे प्रवास की परंपरा शुरू, कैसे वो 50-50 दिन तक, 1.5 महीने तक पूर्वोत्तर की दौरा करते रहे अमित शाह, वो तमाम चीजें लिखी हैं। तो यानी कि एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो प्रवास बहुत ज्यादा कर सके, जो यंग हो। और जब अमित शाह खुद भी बने थे तो उस वक्त कितने साल के थे? 49 साल के थे, ये 45 साल के हैं। तो अपने तरह का एक यंग जो चेहरा है वो लाना है, जो पूरे देश में प्रवास करके हर कार्यकर्ता से मिलके और सबको एकजुट कर सके। एक तो डायनेमिक्स ये बना जिसके कारण चयन हुआ। दूसरा ये कि अब पार्टी पूरी तरह से
जिस ढंग से हरियाणा में जीत की स्ट्रेटेजी बनी, जो बिहार में बनी, महाराष्ट्र में बनी, बहुत कुछ लोकसभा चुनाव में अमित शाह की नहीं मानी गई थी। एक आध मैं जानता हूं, जैसे केरल का मामला, तमिलनाडु का मामला था। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ वो गठबंधन के पक्ष में थे। वो बीएल संतोष जी ने कहा कि नहीं, हम अकेले 5-6 सीटें जीत रहे हैं, और इसके कारण प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, बीएल संतोष जी जो कह रहे हैं उसका हमें चलना चाहिए। और वहाँ ये मानना है कि भाई 30 सीटों का नुकसान हुआ, 25 कम से कम एआईएडीएमके को सीटें आती, और ये 5-6 सीटें बीजेपी को आती, तो वो एक 2024 में नुकसान हुआ। ऐसे बहुत सारी जगहों पे अमित शाह की पूरी बात नहीं मानी गई थी। ये जो नितिन नवीन का अब आया है, और पिछले जो 1.5 साल का जो कार्यकाल है, वो अगर देखेंगे तो पूरी बात अमित शाह की अब चल रही है। चाहे हरियाणा में टिकट बंटवारे से लेके सब कुछ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, अब तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, हर जगह अमित शाह जो है वो तय कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे लड़ा जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी। और प्रधानमंत्री मोदी उन पे भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सूचना दी जाती है कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, उनको जानकारी में दी जाती है, और वो उन पे भरोसा कर रहे हैं। ये नई डायनेमिक्स है, और इस नए डायनेमिक्स में आपको जो बीजेपी के अंदर जो है वो नए चेहरे भी दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, और वो लोग दिखेंगे जो काम करने वाले हैं और जिन पे अमित शाह का पूरा भरोसा है, जो 5 साल 10 साल से वैसे ही बैठे हुए हैं कि भाई मोदी जिता दे रहे हैं और मोदी के लोक पैदा पे हम जीत रहे हैं और आगे हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोदी मोदी करते रहो, तो वो उससे बात नहीं बनेगी। अब काम करना होगा और अमित शाह को रिजल्ट देने होंगे, क्योंकि अमित शाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। बाकी आपका कद कितना बड़ा है या आपकी उम्र कितनी बड़ी है, वो सबसे उनको कोई मतलब नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे